गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी हिंदी की पहली कक्षा है। आज हिंदी पढ़ाने से पूर्व हम पिछले कक्षाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हम कोई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आप अपने साथ एक पेंसिल और रबर जरूर लेकर बैठें। देखिए, आज हम जो हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं वह है पाठ 1। पाठ 1 के साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदी पढ़ने से पूर्व कि जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक होते हैं इसमें 2 खंड होते हैं, एक होता है गद्यांश खंड और एक होता है पद्यांश खंड। तो हम आज पद्यांश से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पद्यांश खंड का पहला भाग है चंद्रगहना से लौटती बेल। इस पोयम को पढ़ने से पूर्व हम आपको बता दें कि आपके पाठ के अंत में जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थ का अर्थ आपको पहले से ज्ञात होना आवश्यक है। जब तक हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होता, जब तक हमें जो हम पढ़ा रहे हैं उनके पर्यायवाची शब्द या उनसे रिलेटेड कोई शब्द आपको नहीं पता होंगे, तब तक आप अर्थ नहीं बना सकते। इसलिए सर्वप्रथम आपको अर्थ ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार मैंने लिखा है, आप अपनी नोटबुक पे ऊपर पाठ 1 लिखेंगे और साथ ही साथ पाठ का नाम, कवि का नाम और शब्दार्थ, यह आपका सबसे पहला काम है। इसके साथ ही हम आज पाठ को शुरू करने जा रहे हैं, तो आप अपने टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें और साथ में पेंसिल और रबर अवश्य रखें। देख आया चंद्रगहना, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सचकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको इस पोयम को पढ़ना है। अब सर्वप्रथम हम इसका अर्थ ज्ञात करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि यह पोयम किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? संदर्भ। इस संदर्भ के अंतर्गत आता है कि जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उसके रचयिता कौन है और उस पाठ का नाम क्या है। इस कविता का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेल और इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो आपका संदर्भ किस प्रकार बनेगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 चंद्रगहना से लौटती बेल से उद्गृत है। आप उद्गृत कैसा लिखेंगे? उ द में हलर घृत। उद्गृत का मतलब होता है लिया गया। उद्गृत है। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अर्थात इस कविता का संदर्भ आपको पूर्ण ज्ञात हो गया। इसके बाद होता है प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत होता है कि जब हम जिस कविता को पढ़ रहे हैं उसको छोटे से शब्दों में वर्णित करना। यानी कि जब हम कविता को पढ़ रहे हैं तो हम जैसे 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन जैसे भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसको छोटे से शब्दों में बता देना कि आपको उसका अर्थ प्राप्त हो जाए, जिसको देखकर आप एक एक लाइन का अर्थ बना सके। प्रसंग के अंतर्गत है, इस पद में कवि ने चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौटते समय खेत में अलसी और चना की फसल देखकर कल्पना करते हुए कहा। जैसे कि मैंने आपको कुछ लाइन बताया जिससे सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ रहा है कि चंद्रगहना एक गांव का नाम है। कभी वहां से वापस लौट रहे हैं। लौटने के साथ ही साथ उन्हें यह प्राप्त हो रहा है कि वो अकेले हैं और अकेले होने के साथ वो कहीं पे बैठ गए हैं और उस दृश्य को देखकर उनके मन में कोई हलचल चल रहा है, तो उसके ही बारे में सिंपल शब्दों में प्रसंग में वर्णित करना है। तो ऐसा ही बताया गया है कि इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चंद्रगहना नामक स्थान से लौटते वक्त खेत में अलसी और चने की खेत को या फसल को देखकर मन ही मन कल्पना कर रहे हैं। आगे समझ? ठीक। उसी प्रकार आपका संकलन और प्रसंग पूर्ण हो गया। अब हम बनाएंगे अर्थ।
एक चीज और, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, आपको ये सिंपल शब्दों में मैंने बताया, इसके साथ ही मैं आपको नोट्स भी दूंगा। लेकिन देखिए, कोई भी चीज हम बिना बताए या बिना समझे हमको कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो उसी प्रकार मैंने बताया कि संदर्भ, प्रसंग और अर्थ, तो आपको सारी चीजें ज्ञात होनी चाहिए और साथ में आपको नोट्स तो प्राप्त होंगे ही। तो हमने यह लेसन पढ़ा, यह पोयम पढ़ा, जिसमें बताया गया कि चंद्रग्रहण से लौटते वक्त कवि के मन में कौन सी कल्पनाएं चल रही है, वह आते वक्त क्या देख रहा है, उसके बारे में बताया गया। तो सर्वप्रथम हमने बताया उससे कि जो भी हम पोयम पढ़ते हैं या जो भी कविता पढ़ते हैं, वह उसका सबसे पहले होता है संदर्भ, कि वह कहाँ से लिया गया है और उसके बारे में कहाँ से लिया गया और उसके रचयिता कौन है। साथ ही साथ प्रसंग का अर्थ यह होता है कि आप जो कविता पढ़ रहे हैं उस कविता को छोटे से शब्दों में वर्णित करना। उसके बाद होता है अर्थ का मतलब यह होता है कि आपको उस कविता के बारे में एक एक लाइन का अर्थ लिखना है या समझना है। अब देखते हैं हम, आप अपनी पेंसिल हाथ में रख लीजिए और एक एक लाइन को हम साथ में देखते जाएंगे। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहते हैं कि जब मैं चंद्रग्रहण से लौट रहा था, कवि कहते हैं कि जब मैं चंद्रग्रहण से लौट रहा था तो खेत की मेड़ पर बैठकर मैं अकेला सोचने लगा या कल्पना करने लगा। कवि कहते हैं कि जब मैं चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौट रहा था तो मैं थक गया था या उन्हें ऐसा लगा कि मैं इस खेत की मेड़ पर बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। वह उस खेत की मेड़ पर बैठते हैं और कल्पना करते हैं, और कल्पना करते करते जो देखे उस दृश्य का वर्णन करते हैं। तो जब कवि थक जाते हैं चंद्रग्रहण से लौटते वक्त, तो वह एक खेत की मेड़ में बैठते हैं और वह कल्पना करते हैं और वह उसका वर्णन वो इस कविता के आधार पर कर रहे हैं। एक बीते के बराबर यह ठिंगना चना, बांधे मुरैठे शीश पर छोटी गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। कवि कहते हैं कि खेतों में चने के हरे पौधे को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके सिर पर गुलाबी पगड़ी सजी हुई है। कवि कहते हैं कवि उस खेत के पेड़ पर बैठे हैं और वह देखते हैं कि खेत में हरे हरे चने के पेड़ लगे हुए हैं, हरे हरे चने के पौधे लगे हुए हैं। अब देखिए, यही गड़बड़ हो गया था कि मैंने पेड़ कह दिया था, तो खेत में कभी भी पेड़ नहीं लगते हैं, खेत में क्या लगते हैं, पौधे लगते हैं। तो हरे हरे चने के पौधे को देखकर कवि सोचने लगते हैं कि यह कितना सुंदर दृश्य है, मानो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह चना गुलाबी रंग का पगड़ी बांधे हुए अपने स्थान पर खड़ा हुआ है, मानो उसके सिर पर गुलाबी पगड़ी सजी हुई है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, और कवि कहते हैं कि पौधे की ऊंचाई एक बीते के बराबर है। बीच बीच में जो खेत में चने के जो पौधे उगे हुए हैं, वही बीच बीच में अलसी के पौधे भी हैं। वो बहुत ही नाजुक हैं। जो अलसी का पौधा होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। चना का पौधा तो नाजुक होता है, लेकिन साथ ही जो अलसी का जो पौधा होता है वह उससे भी नाजुक होता है। कवि कहते हैं कि इस चने के पौधों के बीच में जो अलसी के पौधे लगे हुए हैं वो अत्यंत ही नाजुक हैं। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही है जो छुए यह दूध हृदय का दान उसको। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पतली व लचीली कमर वाली अलसी, नीले फूल जो उन्हें छूने वाले हैं, वह अपना हृदय उन्हें न्यौछावर करने के लिए आतुर है या तत्पर है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि जो अलसी के पौधे हैं वे मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उसके नीले फूल उन्हें छूने वाले, जो उसके नीले फूल हैं जो उन्हें छूने वाले, जो हृदय है, जो उनके मन का भाव है, जो उसे छू रहे हैं, उसे वह अपने हृदय को देने के लिए तत्पर है। अब सिंपल शब्दों में हम आपको बताना चाहेंगे इसका पूर्ण अर्थ। कवि कहते हैं कि जब मैं चंद्रग्रहण से लौट रहा था तो खेत के मेड़ पर बैठकर मैं यह कल्पना कर रहा हूँ और देख रहा हूँ जो भी चीजें मेरे सामने दिख रही है मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। खेत में चने के हरे पौधे को देख ऐसा लगता है मानो उसके सिर पर गुलाबी पगड़ी सजी हुई है।
पौधे की ऊंचाई एक बीते के बराबर है। बीच बीच में अलसी के पौधे लगे हुए हैं, वह इतने नाजुक हैं कि कभी को ऐसा लगता है कि पतली व लचीली कमर वाली अलसी के पौधे, पतली और लचीली कमर वाले अलसी के पौधे और उसके नीले फूल चने के पौधे के छूने के लिए आतुर है, और अलसी पूरी तरह से अपने हृदय को उस चने के पौधे को देने को आतुर है। तो बच्चों, इसी प्रकार हमारे बाकी अर्थ भी बनेंगे। अब अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि अलसी के इस कविता के आगे का भाग आपको बताया जाएगा। तो इसी प्रकार आपको अर्थ बनाने का ज्ञान हो गया और संदर्भ प्रसंग का भी ज्ञान हो गया और शब्दार्थ का भी ज्ञान हो गया।